हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो कल हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट नहीं करेंगे, जल्दी से जितना क्वेश्चन होगा उतना पढ़ेंगे। चलिए ये 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन था क्या कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक दर्ज की गई थी। तो हम बताए थे जैन धर्म की। कौन धर्म की? जैन धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी। 26 नंबर प्रश्न आज होगा। चलिए ये 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि झाली जो कहता है कि झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। यानी झाली एक प्रकार का लोक नृत्य है, तो कौन सी भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो झाली जो है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश से का। चलिए 27 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि आर मुथुक क्या लिखा है? मुथुकनमल, यानी आर मुथुकनमल को 2022 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका योगदान कौन सा है? यानी कि आर मुथुकनमल को जो था 2022 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका योगदान क्या था? तो उनका योगदान था कि भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण होना। जो भारतनाट्यम जो नृत्य है तमिलनाडु का, उनका मतलब नृत्य शैली का संरक्षण करता था ये, इसीलिए आर मुथुकनमल को पुरस्कार मिला था। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार। चलिए थोड़ा सा नाम इसका ठीक नहीं था, इसीलिए नाम लेने में नहीं बनता था। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कजली या तो कजरी कह सकते हैं, कजली बोलिए या कजरी, तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। कजली जो है तीज भारत के, ये कजली एक प्रकार का तीज पर्व त्यौहार है जो कि भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है यानी कि त्यौहार है। तो ये कजरी जो है तो राजस्थान का त्यौहार है। कहाँ का? राजस्थान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 होगा। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? संसद का जो प्रत्येक सदन होता है उनका सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? संसद के प्रत्येक सदन का सचिवालय का प्रमुख जो होता है वो महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि रेफ्लेसिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि रेफ्लेसिया जो है अर्नोल्डी ये किस बात के लिए प्रसिद्ध है, क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो पादप जगत में इसका सबसे बहुत बड़ा पुष्प है, यानी रेफ्लेसिया अर्नोल्डी जो है अर्नोल्डी ये पादप जगत में इसका सबसे बड़ा मतलब पुष्प है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। अब 30 हो गया। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि धौलावीरा के हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित थी। यानी धौलावीरा का जो हड़प्पा नगर था, आप धौलावीरा जब पढ़ते होंगे हड़प्पा सभ्यता में, तो धौलावीरा का जो हड़प्पा नगर था वो कितने भागों में विभाजित थी। तो धौलावीरा शहर का जो हड़प्पा नगर था वो 3 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? 3 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 32 नंबर, कह रहे हैं कि भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है। यानी परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा देती है। तो कौन सी प्रणाली? सड़क प्रणाली। यानी भारत की जो सड़क प्रणाली है वो घर घर तक सेवा देती हैं, यानी हर घर तक सड़क पहुंचाने का कार्य करती हैं। हिंदी उपन्यास का नाम क्या है? इंद्रजाल के लेखक कौन है? यानी हिंदी का एक उपन्यास है जिसका नाम है इंद्रजाल, इनका लेखक कौन है? तो इंद्रजाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आप हिंदी में पढ़े होंगे क्लास 12th में। चलिए 34 नंबर प्रश्न कहता है किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की हैं। यानी कि ब्रिटिश सरकार को जो कहता है कि किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को, उस समय अंग्रेज के समय ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्ति प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देती थी। यानी किसने दी थी ये अनुमति? यानी 2 साल तक जो है कहता है कि 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी बिना किसी मुकदमे के, यानी बिना किसी केस के। तो किसने मतलब ये दिया था, किसने कहा था? 34 का आंसर क्या होगा? देख लेते हैं आंसर यहाँ पे है। चलिए
तो कौन सा एक्ट के बारे में पूछा, तो एक्ट का नाम हो जाएगा रौलट एक्ट। रौलट एक्ट के तहत ही किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। चलिए, ये रौलट एक्ट कब पारित था? 1919 में पारित हुआ था, बताए थे कल भी हम। चलिए, 35 नंबर प्रश्न का आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए, यानी कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि कार्य और मातृत्व के राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है। यानी कि मानव का जो भी परिस्थिति है और जो भी उसका न्याय संगत होगा, जो भी मानव का न्याय होगा उससे संबंधित होगा कौन सा अनुच्छेद? तो बताइए, कोई भी मनुष्य ने अगर जो कोई भी कार्य किया या तो उसका जो भी मातृत्व मतलब राहत है उनके लिए जो न्याय संगत होगा और मानवीय परिस्थिति का जो प्रावधान होगा ऐसा कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 42 में है। किसमें? मानवीय संगत की परिस्थितियों का प्रावधान जो किया गया है किसमें? अनुच्छेद 42 में किया गया है। चलिए, 36 नंबर प्रश्न कहता है कि वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक होता है। लिबेरो एक क्या होता है? यानी कि वॉलीबॉल के खेल में आप देखते होंगे कि लिबेरो एक क्या होता है? तो याद रखिएगा इसमें कि विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। यानी कि लिबेरो क्या होता है? तो विशेष रूप से डिफेंसिव खिलाड़ी होते हैं लिबेरो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। कहता है कि कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? ये सब प्रश्न ध्यान में रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा थे। कौन? सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। चलिए, 38 नंबर है कि भजन हो गया और अपक्षय हो गया। अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? यानी कि ये जो है किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? यानी कि फिर से रिपीट करते हैं, भंजन है ये, भमनस्वर जोन, भंजन, उपक्षय, विघटन, वर्षा, शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये सब एक प्रकार का भूवैज्ञानिक क्या है? प्रक्रिया है। किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो अवसादी चट्टान के योगदान में निर्माण करती हैं ये सब। भवन, उपक्षय, विघटन, वर्षा, शिलीभवन ये सब अवसादी चट्टानों के निर्माण में मतलब योगदान करती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? यानी कि आप पढ़े होंगे क्लास 12 में, जब संविधान पढ़ते होंगे तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद ने कहता है कि भारत का जो संविधान है यानी उच्च न्यायालय जो है, यानी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट इसको कहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। तो उच्च न्यायालय को जो रीट जारी करने का अधिकार देता है वो 226 देता है। कौन सा? अनुच्छेद 226। और सर्वोच्च न्यायालय को जो रीट जारी करने का अधिकार देता है वो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वो देता है अनुच्छेद 32 ने। कौन? सर्वोच्च न्यायालय ने जो रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 32 में ऐसा अधिकार दिया गया है। चलिए, 40 नंबर प्रश्न कहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर ... के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोणार्क का ये सूर्य मंदिर है। तो याद रखिएगा ये सूर्य मंदिर कहाँ पे? कोणार्क का पूछा है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बंगाल की खाड़ी पर है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी पर, कलकत्ता में स्थित है। चलिए, 41 नंबर प्रश्न होगा कि होजागिरी किस राज्य की एक प्रमुख या तो प्रसिद्ध नृत्य शैली है? होजागिरी एक प्रकार का नृत्य करने की शैली है, यानी नृत्य शैली है, किस राज्य की है? तो ये उत्तराखंड की है। यानी होजागिरी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन कहता है हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? यानी हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, प्रसिद्ध महिला थी जिसका नाम है हिडिंबा देवी। क्या नाम है? तो हिमाचल प्रदेश की जो हिडिंबा देवी महिला थी उनके सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो डोंगरी महोत्सव। यानी कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? डोंगरी महोत्सव, यानी डोंगरी पर्व मनाया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43। कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसे दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। किसको? सर्वश्रेष्ठ कोच जो होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी उत्तरी भारतीय राज्य जो है उत्तर साइड का जो हिमाचल प्रदेश है उसके उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से सील मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है। सिंपल सी बात है कि उत्तरी भारतीय राज्य यानी उत्तर भारत का राज्य जो हिमाचल प्रदेश है उनके उत्तरी भाग में कौन सा उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान को लोकप्रिय रूप से सील मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग में किस स्थल को सील मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो सील मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है स्पीति घाटी को। किसको? स्पीति घाटी को सील मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। ये एक स्थान का नाम है घूम मठ, आप देख सकते हैं घूम मठ एक स्थान का नाम है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो घूम मठ पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया था। यानी भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया नहीं थी बल्कि इन्होंने कोई न कोई देश से लिया था। भारत के संविधान ने बहुत सारा तत्व को अनेक देशों से लिया है, ग्रहण किया है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो भाग 20 में किया गया है, इसका चर्चा किस में है? भाग 20 में संशोधन करने की प्रक्रिया किया गया है। और अनुच्छेद अगर जो पूछेगा तो अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की प्रक्रिया है। तो कहता है कि ये संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से लिया है भारत ने। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया था। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया था। यानी भारतीय संविधान ने संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 47 नंबर क्वेश्चन कहता है मीन काम्फ को किस राजनेता द्वारा लिखा गया है। मीन काम्फ को यानी मीन काम्फ जो है एक प्रकार का समझ लो तो पुस्तक है। क्या है? पुस्तक यानी ग्रंथ है मीन काम्फ। यानी इसको किस राजनेता के द्वारा लिखा गया, यानी कौन सा नेता ने इसको लिखा है। तो एडोल्फ हिटलर ने लिखा है। ये प्राचीन काल का हिटलर था। तो एडोल्फ हिटलर इसका पूरा नाम होता है। तो एडोल्फ हिटलर साहब ने मीन काम्फ एक पुस्तक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया है। कहता है कि मानव के लिए एक जाति होती है, एक धर्म होती है और एक ईश्वर के दर्शन के लिए यानी दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था। तो श्री नारायण गुरु ने मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के दर्शन को प्रतिपादित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न कहता है भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी भारत में जो 2011 ईस्वी में जनगणना हुआ था उनके अनुसार 2001 से 2011 के दशक में 2001 से लेकर 2011 ईस्वी तक में यानी उसके दशक में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर थी। यानी कितना प्रतिशत मतलब हिंदू में वृद्धि हुआ, हिंदू के जनसंख्या में वृद्धि दर हुआ था। तो हिंदू की जनसंख्या में वृद्धि हुआ था 2001 से 2011 के दशक में 16.8%। हिंदू के जनसंख्या में वृद्धि हुआ। कितना? 16.8% हिंदू जनसंख्या में क्या हुआ था? वृद्धि हुआ था। 21 जनगणना के अनुसार देखा जाता है तो 2011 में जो जनगणना हुई थी और 2001 से लेकर 2011 के बीच का जो जनगणना मतलब उसमें दशक देखा गया तो जाकर के कितना प्रतिशत हिंदू में वृद्धि हुआ? 16.8% हिंदू जनसंख्या में वृद्धि हुआ। चलिए 50 नंबर प्रश्न कहता है किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिषद यानी कि डोमिनियन स्टेट की पेशकश दी। यानी कि सीधा सी बात है, एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है कि किस वर्ष क्रिप्स मिशन ने भारत को, यानी क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इंग्लैंड में जब चुनाव हुआ तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था 1942 ईस्वी में प्रधानमंत्री, उसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। बताए थे मार्च
1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आई थी। कब? 1942 में। तो भारत को स्वतंत्र उपनिषद डोमिनियन स्टेप पेशकश दी किसने? क्रिप्स मिशन ने। सीधा लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया है क्वेश्चन का। चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नाक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने का स्वतंत्र सेनानी का नाम बताएं। यानी कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार कौन था? यानी किसको खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता था? आप पढ़े होंगे कभी, हम पढ़ाए भी थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। तो इन्होंने 1929 ईस्वी में कहता है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नाक अहिंसक क्रांतिकारी का एक दल बनाने वाला स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए। यानी खुदाई खिदमतगार नामक गठन किसने किया संस्था का? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का गठन, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा कि पारो तसेचू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? कहने का मतलब हुआ कि पारो तसेचू एक प्रकार का त्यौहार है, किस देश में प्रसिद्ध है ये? तो ये भूटान का त्यौहार है। कहाँ का? भूटान का त्यौहार है। कौन सा? पारो तसेचू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न का आता है मल्लिका साराबाई किस नृत्य शैली का एक कुशल नर्तकी है? यानी कि मल्लिका साराबाई जो है यह एक नर्तकी है। समझ गए क्या है? एक नर्तकी है। किस नृत्य शैली का नर्तकी है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 53 का। चलिए 53 का आंसर क्या होगा? 53। चलिए इसका आंसर किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। कौन? अभी आंसर नाम लिए थे क्या? देखिए मल्लिका साराबाई किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। यानी कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए मल्लिका साराबाई प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण सैन्य अभियान का नेता जो था वो था मलिक कपूर। कौन था? मलिक कपूर, जिसने कि कोहिनूर नामक हीरा का खोज किया था। हिस्ट्री में मिलता है, हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा कि कोहिनूर नामक हीरा का खोज किसने किया था? मलिक कपूर ने किया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में यह रहते थे। इसने अलाउद्दीन खिलजी साहब ने इससे करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। अब संदीप दास किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? संदीप दास जो हैं कहता है किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? यानी संदीप दास ने कौन सा ताल या तो वाद्य यंत्र बजाते थे? तो संदीप दास ने तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला। यानी तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं संदीप दास। चलिए क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में की गई थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है प्रथम पैरा एशियाइड की मेजबानी किस देश ने की थी? प्रथम पैरा एशियाइड की मेजबानी, इसको याद रखिएगा, प्रथम पैरा एशियाइड की मेजबानी किया था चीन ने। किसने? चीन ने प्रथम पैरा एशियाइड की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, यानी भारत का पुरुष के हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? यानी कहने का मतलब हुआ भारत का जो पुरुष में हॉकी का टीम है, हॉकी का टीम में से पुरुष खिलाड़ी ने आखिरी बार यानी अंतिम बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता? तो आखिरी बार जो स्वर्ण ओलंपिक खेलों में पदक जीता था वो जीता था 1980 में। पुरुष खिलाड़ी ने, किसने? पुरुष खिलाड़ी ने कब? 1980 में जीता था। 59 नंबर प्रश्न होगा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया था? यानी किस संविधान संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, यानी न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसका नियुक्ति करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित किया था? तो 99वां संविधान संशोधन जो हुआ था उनके अनुसार ही
उनके अनुसार ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की थी। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना कौन सा संविधान संशोधन के तहत हुई? तो 99वां संविधान संशोधन के तहत हुई। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 होगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? यानी कि विश्व में हरित क्रांति का जो जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग हैं, यानी विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को किस देश से संबंधित हैं? यानी नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे निवासी? तो वो USA के हैं। कहाँ के? USA का मतलब अमेरिका का नॉर्मन बोरलॉग है निवासी, जो कि हरित क्रांति सबसे पहले अमेरिका में ही स्टार्ट हुआ था। तो हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि कहाँ का है? USA या तो अमेरिका का है। और भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। किसको? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है या तो जनक कहा जाता है। तो आज के लिए 60 प्रश्न ही रहने देते हैं, क्योंकि पढ़ना भी होगा, याद भी करना होगा। आज के लिए रहने देते हैं यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत।